नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट 2026 के लिए राजनीति विज्ञान का यूनिट नंबर 6 से 100 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि आपका जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके मोस्ट 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन कि झार शिक्षा के द्वारा अभी एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसका जो अभी ऑफर प्राइस है वो अभी 999 है। तो जिसको भी लेना हो आप झार शिक्षा का ऐप डाउनलोड करके इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मिलेगा, साथ में उसका वीडियो भी मिलेगा, प्लस आपको 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। वहीं अगर बुकलेट लेना हो तो ये भी 499 का मिल जाएगा, पेपर 2 का कंप्लीट, और वहीं पेपर 1 का आपको 249 में मिल जाएगा, जिसमें से 6 यूनिट्स रहेंगे मैथ और रीजनिंग छोड़ के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, द 20 ईयर्स क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी, जिसने आदर्शवाद दैट इज आइडियलिज्म की आलोचना की और यथार्थवाद की नींव रखी। तो द 20 ईयर्स क्राइसिस पुस्तक जो है वो E.H. कार के द्वारा लिखी गई। कब? तो ये 1939 में लिखी गई। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय यथार्थवाद के अंतर्गत मानव स्वभाव को राजनीति की जड़ों के रूप में किसने परिभाषित किया। तो शास्त्रीय यथार्थवाद के अंतर्गत मानव स्वभाव को राजनीति की जड़ों के रूप में किसने परिभाषित किया। तो हांस जे मेरगानथाउ ने किया। किसने? तो हांस जे मेरगानथाउ ने किया अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में। अगला प्रश्न है, केनेथ वाल्टज द्वारा प्रतिपादित नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद का मुख्य तर्क क्या है। तो नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद का मुख्य तर्क है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अराजक संरचना ही राज्यों के व्यवहार का मुख्य निर्धारक है, न कि मानव स्वभाव। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अराजक संरचना ही राज्यों के व्यवहार का मुख्य निर्धारक है, न कि मानव स्वभाव। ये किसका है? तो केनेथ वाल्टज द्वारा नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद का मुख्य तर्क के रूप में कहा है। अगला प्रश्न है, अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। यह कथन किस सिद्धांत से संबंध है और इसका प्रतिपादक कौन है। तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? यह सामाजिक रचनावाद से संबंधित है और इसके प्रतिपादक अलेक्जेंडर वेंट है। कौन है? तो अलेक्जेंडर वेंट है। अगला प्रश्न है, जटिल अनन्योश्रायिता यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का सिद्धांत किसने दिया, जो नव उदारवाद का आधार है। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, आक्रामक यथार्थवाद दैट इज ऑफेंसिव रियलिज्म का मुख्य प्रस्तावक कौन है, जो मानता है कि राज्य हमेशा अपनी शक्ति यानी पावर को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। तो इसके मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो जॉन मर्सीमायर है। कौन है? तो जॉन मर्सीमर है। अगला प्रश्न है, रक्षात्मक यथार्थवाद दैट इज डिफेंसिव रियलिज्म के अनुसार राज्यों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो रक्षात्मक यथार्थवाद के अनुसार राज्यों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो अपनी सुरक्षा बनाए रखना और यथास्थिति दैट इज स्टेटस क्यू को सुरक्षित करना। इसका एग्जाम्पल आपका केनेथ वाल्टज के द्वारा ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन में द पर्सनल इज इंटरनेशनल और बनानाज बीचेज एंड बेसेस जैसी अवधारणाओं पर किसने जोर दिया। तो किसने जोर दिया? तो सिंथिया एनलो ने। किसने? तो सिंथिया एनलो ने। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मार्क्सवाद में विश्व व्यवस्था प्रणाली सिद्धांत। संरचनात्मक मार्क्सवाद में विश्व प्रणाली सिद्धांत दैट इज वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया।
तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का प्रतिपादन जो है इमैनुअल वालरस्टेन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो इमैनुअल वालरस्टेन के द्वारा किया गया। उन्होंने विश्व को कोर, अर्धपरिधि और परिधि में विभाजित किया। अगला प्रश्न है क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी मुख्य रूप से किस स्कूल ऑफ थॉट से प्रभावित है? तो क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी जो है यह मुख्य रूप से किस स्कूल ऑफ थॉट से प्रभावित है? यह फ्रैंकफर्ट स्कूल से प्रभावित है और फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रमुख विचारक जो है वो है रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर। कौन है? तो रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर। अगला प्रश्न है थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। सिद्धांत हमेशा किसी के लिए और किसी उद्देश्य के लिए होता है। यह कथन जो है वो किसका है? यह कथन जो है वह रॉबर्ट कॉक्स का है। यह आलोचनात्मक सिद्धांत का मूल है। किसका है? तो आलोचनात्मक सिद्धांत का मूल है। अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिकतावाद में ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध का विश्लेषण किसने किया? तो ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध का विश्लेषण जो है वो मिशेल फूको के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो मिशेल फूको के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का मूल विचार किस दार्शनिक से प्रेरित है? तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है वह किससे प्रेरित है? तो इमैनुअल कांट से। किससे? इमैनुअल कांट और उनके निबंध परपेचुअल पीस से यह प्रेरित है। अगला प्रश्न है नव उदारवादी संस्थावाद का मुख्य तर्क क्या है? तो नव उदारवादी संस्थावाद का मुख्य तर्क है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अराजकता के प्रभावों को कम कर सकती है और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है वो अराजकता के प्रभाव को कम कर सकती है और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। अगला प्रश्न है सुरक्षा दुविधा सिक्योरिटी डायलीमा की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो सिक्योरिटी डायलीमा की अवधारणा जो है वो सबसे पहले जॉन हट्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी का संबंध किस विचारधारा से है? तो हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी का संबंध जो है किस विचारधारा से है? यह यथार्थवाद और नव यथार्थवाद दोनों में चर्चा का विषय है, जो मानता है कि एक प्रमुख शक्ति दैट इज हेजीमोनी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थिर रखती है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गेम थ्योरी का उपयोग विशेष रूप से किस मॉडल को समझने के लिए किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो गेम थ्योरी है इसका उपयोग विशेष रूप से किस मॉडल को समझने के लिए किया जाता है? तो कैदी की दुविधा दैट इज प्रिजन्स डायलेमा को समझने के लिए किया जाता है, जो यह दिखाता है कि राज्य तर्क संगत होकर भी सहयोग करने में विफल क्यों हो सकते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम्स्की के हेजीमोनी के विचार को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसने लागू किया? तो ग्राम्स्की के हेजीमोनी विचारों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसने लागू किया? तो रॉबर्ट कॉक्स ने। किसने? तो रॉबर्ट कॉक्स ने किया। किस संदर्भ में? तो न्यू ग्राम्सिनिज्म के संबंध में। किसमें? तो न्यू ग्राम्सिनिज्म के संबंध में। अगला प्रश्न है जे.एन. टिकनर ने मॉर्गेनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों की आलोचना किस परिप्रेक्ष्य में की? तो 6 सिद्धांतों की आलोचना जो है वो किस परिप्रेक्ष्य से की? तो नारीवादी परिप्रेक्ष्य से दैट इज फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से की। अगला प्रश्न है सभ्यताओं का संघर्ष क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का सिद्धांत किसने दिया? तो सभ्यताओं का संघर्ष का सिद्धांत जो है वो सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा दिया गया। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अवधारणाएं दैट इज स्टेट पावर सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है 1648 ईस्वी की किस संधि को आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली यानी नेशन स्टेट सिस्टम की उत्पत्ति माना जाता है? तो वेस्टफेलिया की संधि को। किसको? तो वेस्टफेलिया की संधि को। सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने दी और इसमें क्या शामिल है?
तो सॉफ्ट पावर की अवधारणा जो है ये जोसेफ नाई के द्वारा दी गई। इसमें संस्कृति, राजनीतिक मूल्य और विदेश नीति शामिल है। क्या? तो संस्कृति, राजनीतिक मूल्य और विदेश नीति शामिल है। अगला प्रश्न है स्मार्ट पावर क्या है? यह हार्ड पावर दैट इज सैन्य और आर्थिक और सॉफ्ट पावर का रणनीतिक संयोजन को ही स्मार्ट पावर कहा जाता है। अगला प्रश्न है संप्रभुता की अद्वैतवादी दैट इज मोनिस्टिक अवधारणा का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो संप्रभुता की अद्वैतवादी अवधारणा का प्रमुख समर्थक जो था वो जॉन ऑस्टिन था। कौन? तो जॉन ऑस्टिन था। अगला प्रश्न है मानव सुरक्षा दैट इज ह्यूमन सिक्योरिटी की अवधारणा को पहली बार किस रिपोर्ट में प्रमुखता से पेश किया गया था? कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 1994 में पहली बार प्रमुखता से पेश किया गया था। अगला प्रश्न है व्यापक सुरक्षा दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी में कौन से खतरे शामिल हैं? तो व्यापक सुरक्षा में कौन से खतरे शामिल हैं? तो इसमें सैन्य खतरों के साथ साथ गैर परंपरागत खतरे जैसे पर्यावरण, महामारी, गरीबी भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है गैर राज्य अभिकर्ता नॉन स्टेट एक्टर्स के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो पहला है एमएनसीज दैट इज बहुराष्ट्रीय कंपनियां और दूसरा है एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन। अगला प्रश्न है स्ट्रक्चरल पावर दैट इज संरचनात्मक शक्ति की अवधारणा सुसान स्ट्रेंज के अनुसार किन चार स्तंभों पर आधारित है? तो ये सुरक्षा, उत्पादन, वित्त और ज्ञान पर आधारित है। किस पर? तो सुरक्षा, उत्पादन, वित्त और ज्ञान पर आधारित है। अगला प्रश्न है कोपेनहेगन किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है? दैट इज कोपेनहेगन स्कूल जो है वह किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रतिभूतिकरण दैट इज सिक्योरिटाइजेशन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बैरी बुजान और ओले वेवर द्वारा ये प्रतिभूतिकरण जो है वह अवधारणा दी गई थी। अगला प्रश्न है पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन दैट इज शक्ति जो है वो बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन किसका है? यह कथन माओ त्से तुंग दैट इज माओ जेडोंग का है। किसका है? तो माओ त्से तुंग माओ जेडोंग का है। अगला प्रश्न है असफल राज्य दैट इज फेल्ड स्टेट की प्रमुख विशेषता क्या है? तो फेल्ड स्टेट की प्रमुख विशेषता है अपनी सीमाओं के भीतर हिंसा पर एकाधिकार खो देना और नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में असमर्थता। इसी को बोलते हैं असफल राज्य दैट इज फेल्ड स्टेट। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हित दैट इज नेशनल इंटरेस्ट को विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य किसने माना? तो राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य किसने माना? तो हांस जे मेर्गेंथाउ के द्वारा माना गया। अगला प्रश्न है बाह्य संप्रभुता दैट इज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राज्य का किसी अन्य बाहरी सत्ता के अधीन न होना और अंतर्राष्ट्रीय कानून में समानता। अगला प्रश्न है बैलेंस ऑफ पावर का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है किसी एक राष्ट्र को इतना शक्तिशाली होने से रोकना कि वह दूसरों पर अपनी इच्छा थोप सके। क्या करना? किसी एक राष्ट्र को इतना शक्तिशाली होने से रोकना कि वह दूसरों पर अपनी इच्छा थोप सके। इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। अगला प्रश्न है सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिद्धांत किस आदर्श वाक्य पर आधारित है? तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो एक सबके लिए और सब एक के लिए दैट इज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इसी आदर्श वाक्य के साथ सामूहिक सुरक्षा जो है वो आधारित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं संघर्ष और शांति से। पहला प्रश्न इसमें है युद्ध का ही विस्तार है अन्य साधनों द्वारा। युद्ध जो है वो युद्ध का ही विस्तार है अन्य साधनों द्वारा। वार इज द कंटिन्यूअस ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह है कार्ल वान क्लॉज़विट्ज़ का है। किसका है? तो कार्ल वान
क्लॉज़विट का है। अगला प्रश्न है असम्मत युद्ध यानी असिमेट्रिक वारफेयर का क्या अर्थ है? तो असम्मित युद्ध का अर्थ है जब युद्धरत पक्षों की सैन्य शक्ति और रणनीतियों में भारी अंतर हो, जैसे एक राज्य की सेना बनाम आतंकवादी समूह, तो इसी को बोलते हैं असिमेट्रिक वारफेयर। अगला प्रश्न है MAD म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिद्धांत किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है? तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिद्धांत जो है यह उपयोग किया जाता है परमाणु निवारण दैट इज न्यूक्लियर डिटरेंस के संबंध में। यदि एक पक्ष हमला करता है तो दोनों का विनाश निश्चित है। अगला प्रश्न है शांति निर्माण दैट इज पीस बिल्डिंग की अवधारणा का विस्तृत वर्णन UN महासचिव बुत्रोस घाली ने किस रिपोर्ट में किया था? तो एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट 1992 में किया था। किसके द्वारा? तो बुत्रोस घाली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है सकारात्मक शांति दैट इज पॉजिटिव पीस और नकारात्मक शांति नेगेटिव पीस में किसने अंतर स्पष्ट किया? तो जोहान गाल्टुंग के द्वारा अंतर स्पष्ट किया गया। नकारात्मक दैट इज युद्ध की अनुपस्थिति और सकारात्मक दैट इज न्याय और समानता की उपस्थिति। अगला प्रश्न है न्यू वार्स नए युद्ध की अवधारणा किसने दी जो पहचान की राजनीति और नागरिकों को निशाना बनाने पर केंद्रित है? यह मैरी कोल्डर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? तो मैरी कोल्डर के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि NPT किस वर्ष हस्ताक्षर के लिए खोली गई और भारत का इस पर क्या रुख है? तो यह 1968 में खोली गई और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। अगला प्रश्न है संघर्ष समाधान दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है? तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है? तो गैर सरकारी अभिनेताओं जैसे विद्वानों सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक बातचीत को ही ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है संरचनात्मक हिंसा दैट इज स्ट्रक्चरल वायलेंस का क्या अर्थ है? तो स्ट्रक्चरल वायलेंस का क्या अर्थ है? तो ऐसी सामाजिक संरचनाओं जो लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से रोकती है, जैसे रंगभेद और गरीबी। अगला प्रश्न है रासायनिक हथियार कन्वेंशन CWC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह हेग नीदरलैंड में स्थित है OPCW संगठन के रूप में। अगला प्रश्न है प्रीइम्पिटिव स्ट्राइक पूर्वव्यापी हमला का सिद्धांत किस अमेरिकी नीति से जुड़ा है? यह बुश सिद्धांत से जुड़ा हुआ है दैट इज बुश डॉक्ट्रिन 2002 से यह जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है CTBT का पूर्ण रूप क्या है? CTBT का पूर्ण रूप क्या है और यह कब अपनाया गया? इसका पूर्ण रूप है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी और यह 1996 यानी 1996 में अपनाया गया। अगला प्रश्न है भारत की परमाणु सिद्धांत न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मुख्य स्तंभ क्या है? इसका मुख्य स्तंभ है पहले उपयोग नहीं दैट इज नो फर्स्ट यूज NFU और विश्वसनीय न्यूनतम निवारण। क्या है भारत की परमाणु सिद्धांत का मुख्य स्तंभ? क्या है? तो पहले उपयोग नहीं यानी नो फर्स्ट यूज। अब हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अध्याय सुरक्षा परिषद को शांति बनाए रखने के लिए बल प्रयोग दैट इज इन्फोर्समेंट एक्शन का अधिकार देता है? तो यह अध्याय 7 दैट इज चैप्टर 7 जो है यह सुरक्षा परिषद को शांति बनाए रखने के लिए बल प्रयोग का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने किस संस्था का स्थान लिया? यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग दैट इज UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स का अधिकार लिया कब? तो 2006 में।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी में मुख्य अंतर क्या है? तो आईसीजे राज्यों के बीच विवाद सुलझाता है, जबकि आईसीसी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध के लिए। अगला प्रश्न है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P के सिद्धांत को यूएन ने कब स्वीकार किया? यह 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन दैट इज वर्ल्ड समिट में से स्वीकार किया। किसको? तो R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। अगला प्रश्न है यूएन शांति स्थापना दैट इज पीस कीपिंग अभियानों को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? इसे ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे माना जाता है? तो ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में वीडिंग पावर दैट इज वीटो शक्ति किन देशों के पास है? यह 5 देशों के पास है। अमेरिका इसमें शामिल है, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। किसके किसके पास है? तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन के पास है। अगला प्रश्न है यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव 1950 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सुरक्षा परिषद में गतिरोध होने पर महासभा को कार्रवाई का अधिकार देना। सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रकार का गतिरोध हो तो महासभा को कार्रवाई का अधिकार देना, यह था यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव 1950 का उद्देश्य। अगला प्रश्न है रोम संविधि रोम स्टैट्यूट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का आधार है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दैट इज ICC 1998 का आधार है। कौन? तो रोम संविधि। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य SDGs की संख्या कितनी है और इसे कब तक पूरा करना है? तो SDGs की संख्या जो है वह 17 है और इसे 2030 यानी 2030 तक इसे पूरा करना है। अगला प्रश्न है यूएन के किस महासचिव ने इन लार्जर फ्रीडम रिपोर्ट प्रस्तुत की? यह कोफी अन्नान के द्वारा प्रस्तुत की। किसके द्वारा? तो कोफी अन्नान के द्वारा इन लार्जर फ्रीडम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून संधि UN क्लॉज कब अपनाई गई? यह 1982 में अपनाई गई। इसे लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है। क्या? तो लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। अगला प्रश्न है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई थी? यह 10 दिसंबर 1948 को अपनाई गई थी। कब? तो 10 दिसंबर 1948 को अपनाई गई थी। इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के परिणाम स्वरूप किन 2 संस्थाओं का जन्म हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक IBRD का जन्म हुआ। किस के स्वरूप? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न है वाशिंगटन सहमति यानी वाशिंगटन कंसेंसस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और यह किससे संबंधित है? तो यह जॉन विलियमसन के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया। कब? 1989 में। और यह नव उदारवादी आर्थिक सुधारों दैट इज निजीकरण उदारीकरण का एक सेट है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO ने किस समझौते का स्थान लिया? तो यह GATT का स्थान लिया। और GATT का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और ये जो स्थान लिया GATT वो कब लिया? तो 1995 में यानी 1995 में लिया। किसके जगह? तो GATT के जगह WTO ने लिया। अगला प्रश्न है डिपेंडेंसी थ्योरी निर्भरता सिद्धांत का मुख्य तर्क क्या है? तो डिपेंडेंसी थ्योरी का मुख्य तर्क है कि गरीब देश दैट इज परिधि और अमीर देश कोर के शोषण के कारण अविकसित रहते हैं, जैसे आंद्रे गुंडर फ्रेंक का
विचार है। ये जो विचार है ये किसका है? तो आंद्रे गुंडर फ्रेंक का विचार है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन को समय और स्थान का संपीड़न किसने कहा? तो समय और स्थान का संपीड़न जो है ये डेविड हार्वे के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? तो डेविड हार्वे के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह या ब्रिक्स शब्द मूल रूप से ब्रिक से रूप में किसने गढ़ा था? तो ब्रिक्स शब्द मूल रूप से ब्रिक के रूप में किसने गढ़ा था? तो जिम ओ नील के द्वारा ये गढ़ा गया था। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री हैं कौन? तो जिम ओ नील। अगला प्रश्न है, G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो G20 की जो स्थापना है यह 1999 में हुई थी, एशियाई वित्तीय संकट के बाद। अगला प्रश्न है, WTO का दोहा राउंड मुख्य रूप से किस मुद्दे पर केंद्रित था? तो WTO का जो दोहा राउंड है वो किस मुख्य मुद्दे पर केंद्रित था? तो विकास और कृषि पर। किस पर? तो डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर पर। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB किस संगठन से जुड़ा है? यह ब्रिक्स से जुड़ा है। किससे? तो ब्रिक्स से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शासन यानी ग्लोबल गवर्नेंस और वैश्विक सरकार ग्लोबल गवर्नमेंट में क्या अंतर है? तो इसका अर्थ शासन, मतलब शासन का अर्थ है बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियम। शासन का अर्थ है बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियम, जबकि सरकार का अस्तित्व बौद्धिक स्तर पर नहीं है। अगला प्रश्न है, मार्केटिलिज्म का आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? तो मार्केटिलिज्म का आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? तो राजनीति अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है, राज्य को निर्यात बढ़ाना चाहिए और आयात कम करना चाहिए। राजनीति जो है वो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहिए, राज्य को निर्यात बढ़ाना चाहिए और आयात कम करना चाहिए। ये किसका दृष्टिकोण है? यह मार्केटिलिज्म का आर्थिक दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? तो ट्रिप्स समझौता जो है ये बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है ये बीजिंग चीन में। कहाँ? तो बीजिंग चीन में है। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय संगठन यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना औपचारिक रूप से किस संधि द्वारा हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है यह maastricht संधि 1992 में हुई थी और यह प्रभावी जो हुआ था वह 1993 से हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रेक्जिट का क्या अर्थ है और यह कब पूरा हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से अलग होना ही ब्रेक्जिट कहलाता है और यह कब पूरा हुआ? तो 31 जनवरी 2020 को पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी है। इसकी स्थापना किस घोषणा से हुई थी? तो आसियान की स्थापना जो है वो बैंकॉक घोषणा यानी बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 से हुई थी। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO में भारत और पाकिस्तान किस वर्ष पूर्ण सदस्य बने? तो 2017 में भारत और पाकिस्तान पूर्व सदस्य बने, मतलब पूर्ण सदस्य बने। और ये जो हुआ था ये अस्ताना में हुआ था, जिसको अस्ताना शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी संघ अफ्रीकी यूनियन का पूर्ववर्ती संगठन कौन था? तो OAU दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी था। किसका? तो अफ्रीकी संघ का पूर्ववर्ती संगठन। अगला प्रश्न है, आसियान वे का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो आसियान वे का मुख्य सिद्धांत है आम सहमति दैट इज कंसेंसस, अनौपचारिकता और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप। क्या है? तो आम सहमति, अनौपचारिकता और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, यह आसियान वे का मुख्य सिद्धांत है।
अगला प्रश्न है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है यह ढाका बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ? तो ढाका बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है सार्क के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो सार्क का गठन का विचार जो है ये जियाउर रहमान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। कौन? तो जियाउर रहमान। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो कब प्रचलन में आई? यूरो का जो प्रचलन है वो कब आई? तो 1999 में आई इलेक्ट्रॉनिक रूप में और 2002 में यह नगद रूप में आई। अगला प्रश्न है एससीओ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ है? तो एससीओ का जो मुख्यालय है ये बीजिंग चीन में है। कहाँ? बीजिंग चीन में है। याद रखना है RATS रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है ये ताशकंद में है। कहाँ? तो RATS जो है यह ताशकंद में है। अगला प्रश्न है नाफ्टा को किस नए समझौते द्वारा प्रस्थापित किया गया है? तो नाफ्टा को किस नए समझौते द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो USMCA दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट 2020 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। किसको? तो नाफ्टा को। अब हम लोग देखते हैं समकालीन चुनौतियों दैट इज कंटेम्पररी चैलेंजेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता यानी पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य फोकस लक्ष्य तापमान वृद्धि को कितने डिग्री तक सीमित रखना है? तो पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। किसका? तो पेरिस समझौते के अनुसार तापमान को। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल किस सिद्धांत पर आधारित है? यह साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों पर आधारित है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यह आधारित है। कौन? तो क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का प्रस्ताव किसने और कब रखा था जो अभी तक लंबित है? यह भारत ने रखा था। कब? तो 1996 में रखा था जो कि अभी तक लंबित है। अगला प्रश्न है शरणार्थी दैट इज रिफ्यूजी की परिभाषा 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन के अनुसार किस आधार पर दी जाती है? तो नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, समूह सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न का भय के आधार पर दी जाती है। क्या चीज? तो शरणार्थी या रिफ्यूजी की परिभाषा। अगला प्रश्न है UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे रियो शिखर सम्मेलन 1992 से यह आया। कहाँ से? तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 से आया जो कि ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न है धार्मिक कट्टरवाद और पहचान की राजनीति का उदय वैश्वीकरण के किस पहलू की प्रतिक्रिया माना जाता है? यह सांस्कृतिक समरूपता के खिलाफ प्रतिरोध की प्रतिक्रिया माना जाता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? तो ग्लोबल साउथ का प्रयोग जो है वह विकासशील और कम विकसित देश मुख्यतः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लिए किया जाता है। जिनेवा कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जिनेवा कन्वेंशन जो है ये युद्ध के समय मानवीय व्यवहार, युद्ध बंदियों यानी प्रिजन ऑफ वॉर्स के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है एजेंडा 21 किस सम्मेलन का परिणाम था? तो एजेंडा 21 जो है यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो में हुआ था 1992 में, उसका परिणाम है। कौन सा? तो एजेंडा 21। अगला प्रश्न है नॉन रिफाउलमेंट का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून में क्या है? तो नॉन रिफाउलमेंट का अंतरराष्ट्रीय कानून के संबंध में क्या है? तो किसी शरणार्थी को उस देश में वापस न भेजना जहां उसके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो। अगला प्रश्न है IPCC का क्या कार्य है? तो IPCC का कार्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करना दैट इज
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म क्या होता है आईपीसीसी का? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक सापेक्षवाद दैट इज कल्चरल रिलेटिविज्म मानवाधिकारों के किस दृष्टिकोण को चुनौती देता है? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो है वो किस चुनौती को मतलब किस दृष्टिकोण को चुनौती देता है? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता दैट इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स को यह चुनौती देता है। अगला प्रश्न है काटोविस और ग्लासगो शहर हाल ही में चर्चा में क्यों थे? तो यह कोप दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलनों के आयोजन स्थल के रूप में इसका हुआ था, इसलिए यह चर्चा में थे। अगला प्रश्न है चौथी पीढ़ी का युद्ध फोर्थ जनरेशन वारफेयर क्या है? तो इसमें राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं के बीच धुंधली रेखाएं होती है और यह मीडिया मनोवैज्ञानिक युद्ध का भारी उपयोग करता है। दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न तो समाप्त होते हैं, लेकिन आप लोग के लिए झार शिक्षा के द्वारा एप्लीकेशन पर 999 के कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि उस पर आपको मिलेगा 15,000 मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का बुकलेट भी मिलेगा, प्लस में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको उसमें 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। और अगर आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का बुकलेट चाहिए कंप्लीट पेपर 2 के लिए तो अभी आपको 499 पे मिल जाएगा। वहीं अगर आपको पेपर 1 का भी बुकलेट चाहिए तो आपका 249 पे मिलेगा। तो जिनको भी लेना हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। ये क्या है? ये हमारा नंबर है। इस पे आप कॉल करके ये बुकलेट जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो लोग भी हमारे साथ चैनल में जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग को जब भी वीडियो चैनल पे डाला जाएगा इंफॉर्मेशन चला जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड,